बच्चों, जो हम लोग का लेसन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके चल रहे हैं वो है लंबी प्रणालिका का स्वयं प्रेरकत्व। कि अगर कोई आपको लंबी कॉयल दी, एक सोलेनॉइड दिया गया है, कॉयल नहीं सोलेनॉइड है, तो उसका आप स्वयं प्रेरकत्व कैसे निकालोगे। हमने माना इसकी लंबाई क्या है, इस प्रणालिका की लंबाई L है और इसमें जो फेरों की संख्या है वो N है और इसके अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो हमने मान लिया A है। तो L लंबाई में बच्चों, L लंबाई में हमारे पास फेरों की संख्या N है, तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, N/L। और इस N/L को हम स्मॉल n से लिखते हैं, इसलिए स्मॉल n को हम बोलते हैं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/L, जहाँ स्मॉल n के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोग को बताया भी था कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, वो होता है μ0 Ni/L। जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, phi = B/A होता है। B की वैल्यू हमारी होगी μ0 Ni/L और A क्या होगा, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो A हमारा हो जाएगा, A को हमने A ही रहने दिया। ठीक, अब B की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, इस इक्वेशन से इसमें यहाँ पर रख दिया। अब जो N फाई है, N का मान इसमें N मल्टीप्लाई कर दो तो μ0 Ni² Ia/L हो जाएगा। जो स्वयं प्रेरण गुणांक है उसकी परिभाषा से आप लोग जानते हो L = होता है N∅/I। इस N फाई की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, μ0 N² Ia/L इंटू I है तो इंटू I हो गया, I से I कट गया तो L = क्या हो जाएगा, μ0 N² A/L। ये हमारा क्या होगा, लंबी प्रणालिका का स्वयं प्रेरकत्व। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आप ये देख सकते हो कि जो L है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्वयं प्रेरण गुणांक बढ़ जाएगा। या फिर अगर हम इस म्यू के मान को चेंज कर दें, तो म्यू के मान को चेंज हम कैसे करेंगे, चुंबकशीलता कैसे चेंज कर सकते हैं। इस प्रणालिका में अगर हम एक लोहे की रॉड रख देते हैं, किसी पदार्थ की रॉड रख देते हैं, तो जो स्वयं प्रेरण है उसका बदल जाएगा, है ना। सपोज़ हमने क्या किया कि एक म्यू चुंबकशीलता की जो रॉड है वो हमने इस प्रणालिका के अंदर रखी। ठीक, या जो सोलेनॉइड है हमने क्या किया, सोलेनॉइड कैसे बनाया, हमने एक म्यू चुंबकशीलता की एक वो लंबी छड़ ली है, उस पर हमने क्या किया, तारों को लपेटा। तो जो प्रणालिका है, जो आपकी जो सोलेनॉइड बनेगा उसके लिए जो L का मान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N² A/L। जहाँ म्यू क्या है, यहाँ म्यू का मान μ0 इंटू μr के बराबर होगा। जहाँ μ0 तो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, और μr क्या है, प्रणालिका की क्रोड के पदार्थ के सापेक्ष चुंबकशीलता। मतलब आपने जो क्रोड इसमें रखी है उसके सापेक्ष प्रणालिका की चुंबकशीलता क्या हो जाएगी, μr। तो हम यहाँ μ0 ना लेकर इस जगह पर क्या लेंगे, μr इंटू μ0। कब, जब प्रणालिका को हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, एक चुंबकशील पदार्थ किसी क्रोड पर लपेट कर आप जब सोलेनॉइड को बनाते हो, लोहे की छड़ को उसके पर लपेट कर बनाते हो, या सोलेनॉइड के अंदर आप लोहे की छड़ को रख देते हो, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब कुंडली में संचित ऊर्जा अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे इसमें। अभी कुंडली में संचित ऊर्जा आई कहाँ से, देखो बच्चों आप लोग को पता है कि जो लेंज का नियम है, लेंज का नियम क्या कहता है कि जो है किसी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसके कारण क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जब हम दो प्रणालिकाओं को पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, उनके जो पोल्स होते हैं वो आप सेम, अगर आप एक प्रणालिका के पास एक चुंबक की छड़ लेके आते हो तो पास लाने पर क्या होता है, दोनों पोल सेम हो जाते हैं, क्योंकि पास लाने का विरोध कर रहा है। और वो विरोध कैसे करेगा, जब उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। आपको बताया था ना, जब इस तरीके से हम, ये मेरी एक प्रणालिका है, जब हम चुंबक यहाँ पर चुंबक एक लेके आते हैं तो ये वाला जो सिरा होता है ये भी हमारा
नॉर्थ पोल बन जाता है, क्योंकि पास आने का विरोध करता है। और जब आप दूर ले आते हो तो ये पोल हमारा साउथ पोल बन जाता है। तो उसमें जो धारा बहती है वो उस कारण क्या है, इसका पास लाना, उसके पास लाने का विरोध करता है। जब दूर ले जाने का विरोध करता है ना। तो इस विरोध के कारण ही क्या होती है, इसमें धारा इंड्यूस होती है। तो जो कुंडली में जो धारा का मान होता है वो 0 से I0 तक बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और कार्य कहाँ से होगा, सेल की केमिकल एनर्जी से। यही कार्य इसमें क्या होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो कुंडली में धारा का मान 0 से 0 तक बढ़ाने के लिए हमें विरोधी विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, सेल के द्वारा जो कार्य किया जाता है, वही कार्य क्या होता है, कुंडली में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, देखो हम कुंडली में अगर हमें DQ आवेश को प्रवाहित करना है, तो इस DQ आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य आप लोगों को पता है बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था कि V = W/Q, सब लोग पढ़ चुके हो। तो W बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, V × Q, है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आवेश क्योंकि छोटा ले रहे हैं DQ, तो हम वर्क का मान भी यहाँ DW ले लेंगे। ठीक। और V क्या है, पोटेंशियल, यहाँ हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो V की जगह हमने यहाँ क्या कर दिया, E। तो DW बराबर इस फॉर्मूले से हमारा क्या बन गया, DW बराबर E × DQ। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि उस कारण का विरोध कर रहा है जिस कारण स्वयं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया। ठीक। अब ये समझ में आ गया, ये DW = -E × DQ हुआ। अब इसके बाद आप लोगों ने जो लेंज का जो फैराडे का पहला नियम पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग E माइनस का DI जो होता है वो धारा परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, आप लोग पढ़ चुके हो। और इससे पहले आपने जो जहाँ स्वयं प्रेरित वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि E = क्या होता है, माइनस का LDI/dt, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक। अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने इस E की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, तो DW बराबर क्या हो जाएगा, माइनस E की जगह यहाँ पर क्या लिख दोगे, माइनस का LDI/dt, DQ है, DQ यहाँ पर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो LDI/dt × DQ। अब इस DT को आप क्या करोगे, इस DQ के नीचे लिख लो, तो हो जाएगा LDI/dQ/dt, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी I। तो DW बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, DW बराबर हो जाएगा LIDI, ये बन जाएगा। ठीक है। तो हमने यही किया यहाँ पर, ये जो DW है, DW बराबर हमारा क्या हो गया, LIDI। अब चूंकि इसमें जो धारा का मान है वो 0 से बढ़कर I0 हो रहा है, तो हम 0 से बढ़कर I0 तक करने में सेल द्वारा ली गई केमिकल एनर्जी या सेल द्वारा किया गया कार्य, नेट कार्य क्या हो जाएगा, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट I की क्या लेंगे, 0 से लेके I0 तक। इस L को आप बाहर निकाल लीजिए, तो ये जगह IDI। अब ये बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहले भी कई बार बता चुके हैं कि जो फॉर्मूला होता है हमारा x⁴ n dx = क्या होता है, x⁴ n+1/n+1, ये होता है। तो यहाँ x की जगह क्या है, I, तो IDI बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पावर n की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ जगह I⁴ 1+1/1+1, यानी कि I⁴ 2/2। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके I0 तक। ठीक। अब L तो बाहर आ गया, सबसे पहले इस I की जगह हम अपर लिमिट रखते हैं यहाँ पर, तो जगह I0² माइनस फिर यहाँ क्या रखोगे, लोअर लिमिट, तो 0.2 यानी कि 0 हो गया। ठीक। अब 1/2 बाहर आ जाएगा, तो W बराबर 1/2 LI0² हो गया, और यही कार्य क्या है उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो U बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 LI0²। ये किसी के लिए किसी कुंडली में संचित ऊर्जा हो गई। अब इसकी यूजेस क्या है बच्चों, जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस को आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तब देखेंगे, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज़ में जोड़ते हैं। तो उस रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, ये इस तरह का होता है, इसमें जो ये कीज़ कई सारी एक साथ लगी होती है, और इसमें ये लकड़ी का गुटका होता है जिस पर ये दोहरा तार लपेटा जाता है। ये दोहरा तार बच्चों क्यों लपेटा जाता है, ये दोहरा तार इसलिए लपेटा जाता है कि जब एक में करंट इस डायरेक्शन में बहेगी, दूसरी में अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी, तो प्रेरित इसमें करंट इंड्यूस अपोजिट डायरेक्शन करंट का मान
दोनों तारों में अपोजिट होने के कारण, धारा की दिशा अपोजिट होने के कारण इसमें इंड्यूस करंट हमारी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो इस इंड्यूस करंट के प्रभाव से बचाने के लिए जो लकड़ी का ये टुकड़ा होता है उस पर डबल तार को लपेटा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एक आप लोगों के कोर्स में सबसे पहले एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एक प्रैक्टिकल हुआ करता था जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता था। तो उसमें एक सेल की होती है, गैल्वेनोमीटर की होती है। तो जब उस प्रैक्टिकल को करते थे तो पहले हम क्या करते थे, सेल की को दबाते थे, फिर गैल्वेनोमीटर की को दबाते थे। ऐसा क्यों करते थे? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर की को दबाएंगे और फिर सेल की को दबाएंगे, तो जैसे ही आप सेल की को दबाओगे इन रजिस्टेंसेस में क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और ये ब्रिज आपका बैलेंस कंडीशन में होने पर भी इस गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, थोड़ा बहुत विक्षेप आता है। तो हमको लगता है कि ये ब्रिज हमारा बैलेंस नहीं है। ब्रिज बैलेंस कब होता है कि जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप ना हो, लेकिन इंड्यूस करंट के कारण क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत विक्षेप आता है। तो हम भी समझते हैं कि ये हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है और हम रीडिंग नहीं ले पाते हैं, है ना। तो इसीलिए जब पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रैक्टिकल हम लोग किया करते थे तो उस समय हम पहले सेल की को दबाते थे, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की को दबाते थे। अब तो ये प्रैक्टिकल का कोर्स में से हट गया है, लेकिन ये क्यों करते हैं रीज़न आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि प्रेरकों का श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में संयोजन। जो हमारे इंडक्टर्स होते हैं उनको हम अगर सीरीज़ में जोड़ें तो नेट स्वयं प्रेरण हमारा क्या हुआ। हमने मान लिया हमने दो कॉइल ली, इसका जो स्वयं प्रेरण गुणांक है L1 है, इसका L2, सीरीज़ में जोड़ें तो दोनों में क्या होगा, धारा का मान सेम होगा। हमने माना इस कॉइल से विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स है ∅1 है, इस कॉइल से विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स ∅2 है, तो नेट फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, ∅1 + ∅2। ठीक, अब आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि N∅ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और N∅ = Li, ये आप लोग पढ़ चुके हो। अगर N का मान हम 1 ले रहे, एक कॉइल है अगर, तो ∅ = Li हो जाएगा। तो उसी फॉर्मूले से इस पहली वाली कॉइल के लिए ∅1 = L1I और इस दूसरी वाली कॉइल के लिए ∅2 = क्या हो जाएगा, L2 × I। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ∅ बराबर हो जाएगा L1I + L2I। ठीक, I को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा L1 + L2। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर हम इन दोनों कॉइल को हटाकर इसकी जगह हम खाली एक कॉइल ऐसी ही रख दें जिसका जो स्वयं प्रेरकत्व है वो L है और जिसमें करंट हमारी क्या बह रही है, I बह रही है, तो इस केस में जो फ़ाई होगा वो हमारा Li के बराबर हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ की है, फ़ाई हमारा Li के बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमने फ़ाई की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। तो Li बराबर I L1 + I2, I से I कट जाएगा तो L बराबर हो गया L1 + L2। ये कब होगा, जब आप जो स्वयं प्रेरकत्व जो कॉइल्स हैं, प्रेरक कुंडलियाँ हैं, उनको हमने किस में जोड़ा, सीरीज़ में जोड़ा। ठीक है, तो जब हम कुंडलियों को सीरीज़ में जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रेरकत्व होता है हमारा वो दोनों कॉइल्स के अलग अलग प्रेरकत्व के योग के बराबर होता है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इन कॉइल्स को हमने क्या किया, जो तो कुंडलियाँ हमने इनको पैरेलल में जोड़ा। जब आप पैरेलल में जोड़ते तो आप ये जानते हो बच्चों कि उनमें करंट का मान तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इनके अक्रॉस जो आपका प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न होगा वो सेम होगा। हमने माना इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। ठीक, तो नेट करंट हमारी I = I1 + I2 हो जाएगी। अच्छा, हमने इस इक्वेशन का क्या किया, समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, di/dt बराबर ये di1/dt प्लस ये हो जाएगा di2/dt। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका जो प्रेरित विद्युत भागफल होगा प्रत्येक कॉइल में वो कैसा होगा, सेम होगा। और आप लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E = -L di/dt होता है। तो इस पहली कॉइल में अगर हम मैंने रेजिस्टेंस बना दिया है, ये रेजिस्टेंस ना होकर यहाँ पर क्या होंगी, कॉइल्स होंगी। इस तरीके से ये क्या बनेगी, यहाँ पर हमारी कॉइल्स बनेगी। ठीक, ये रेजिस्टेंस नहीं होंगे, कॉइल्स होंगी। तो जो पहली कॉइल है हमारी, इस पहली कॉइल में हमने E1 का मान अगर हम निकालेंगे तो E बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -L1 di/1/dt। और दूसरी कॉइल का ही निकालेंगे तो ये दोनों बराबर है तो -L2 di/dt हो जाएगा। यहाँ से हमने di/1/dt की वैल्यू को निकाला। कैसे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो माइनस का E/L1 हो जाएगा। ऐसे जब आप इसको इसके बराबर करोगे
माइनस इधर आ जाएगा, L2 इसके नीचे चला जाएगा, तो di2/dt इज इक्वल टू माइनस का E/L2 हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या किया कि इन दोनों को हटाकर मैंने एक कॉइल लगाई जिसमें I करंट बहने पर उसमें जो स्वयं प्रेरकत्व है इस कॉइल का वो L है, तो E इज इक्वल टू माइनस का L, ये क्या हो जाएगा di/dt। तो यहाँ से हम di/dt की वैल्यू को निकाल लेंगे, वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, जो di/dt की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली, माइनस साइन इधर आ जाएगा, ये माइनस हमारा इधर चला जाएगा और L इसके नीचे आ जाएगा, माइनस E/L हो गया। अब di/dt और आपका जो di1/dt, di2/dt, इन तीनों की वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में रख दिया पहली वाली इक्वेशन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का E/L इज इक्वल टू माइनस का E/L1 माइनस का E/L2। माइनस ई कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 1/L1 प्लस 1/L2 बचेगा। ये माइनस ई से माइनस ई कट गया, यहाँ क्या रह गया 1, यहाँ क्या रह गया 1, तो 1/L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/L1 प्लस 1/L2। यानी कि जब आप किन्हीं दो कॉइल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हो तो जो तुल्य प्रेरकत्व होता है वो दोनों कॉइल्स के अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों प्रेरकत्वों का अलग अलग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, फिर हम उनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रेरकत्व का जो व्युत्क्रम होता है ये भी क्या है, रेसिप्रोकल है। L क्या है, तुल्य प्रेरकत्व। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रेरकत्व का व्युत्क्रम दोनों कॉइल्स के अलग अलग प्रेरकत्वों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक, अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है कि एक पतले तार में कोई भी चुंबकीय फ्लक्स बद्ध नहीं होता है, इसलिए पतले तार का जो स्वयं प्रेरकत्व होता है वो शून्य होता है। क्यों, क्योंकि जो L इज इक्वल टू होता है, L किस पर डिपेंड करता है, मेन फाई पर डिपेंड करता है। जब आपका फाई ही नहीं होगा, चुंबकीय फ्लक्स ही नहीं होगा, तो वहाँ पर स्वयं प्रेरकत्व नहीं होगा। और किसी परिपथ में जो प्रेरक होता है हमेशा धारा परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरक मतलब अगर कोई कुंडली ली है या आपने सोलेनॉइड लिया तो हमेशा क्या करता है, धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस कारण से उसमें जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, जो करंट बह रही है प्रेरित धारा की दिशा बहने वाली करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और यही सेम चीज़ किस में होती है, मैकेनिक्स में। कौन इस चीज़ को रोल करता है, जड़त्व। जड़त्व काम भी यही करे, क्या जड़त्व काम, अवस्था परिवर्तन का विरोध करना। और प्रेरित धारा का काम भी यही है कि उसकी जिस कारण वो उत्पन्न हो रही है उसका विरोध करना। इसीलिए इसमें हम प्रेरित धारा को हम वैद्युतीय जड़त्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युतीय जड़त्व। ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। देखो स्वयं प्रेरकत्व में क्या था बच्चों, जो करंट हमारी इंड्यूस हो रही थी वो उसी कॉइल में हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि उसमें आप धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे, है ना। स्वयं प्रेरकत्व क्या होता है, समझा चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में भी, कि जब हम किसी कुंडली में जो धारा बहती है और उसके मान में जब हम परिवर्तन करते हैं तो धारा परिवर्तन के कारण क्या होता है, कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो क्या करती है, मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बहती है और उसका विरोध करती है। उसे हम बोलते हैं स्वयं प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, हमने दो अलग अलग कॉइल्स ली, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली। प्राथमिक कुंडली में हमने क्या किया, एक रेजिस्टोर को जोड़ा, एक बैटरी को जोड़ा और एक की को जोड़ा। और सेकेंडरी कॉइल में हमने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा, ये बताएगा जैसे ही इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें विक्षेप होगा। इसका मतलब इसमें हमारी इंड्यूस करंट बहने लगी। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे ही आप यहाँ पर की को दबाते हो, जब आप की को दबाते हो तो की को दबाने से इससे होकर गुजरने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है, आपने कुंडली को दबाया तो कुंडली को दबाने से इस आप क्या देखोगे कि इस गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न होगा। क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि जब आपने कुंडली को दबाया तो इसमें शुरू में कोई भी करंट नहीं थी। जब आपने जैसे की को यहाँ पर दबाया, की को दबाने से धारा का मान 0 से बढ़कर 0 से बढ़ने लगा। जब 0 से बढ़ने लगा तो उससे इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय बल रेखा इस कॉइल से भी कोई गुजर रही क्योंकि इसके पास स्थित है, दूसरी कॉइल जो है प्राथमिक कुंडली के पास स्थित है। तो इससे होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होने लगा। तो जब चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बदलने लगेगा, तो इसमें क्या होगा, एक हमारी करंट इंड्यूस हो जाएगी जिसे हम कहते हैं प्रेरित धारा।
और इसकी दिशा क्या होगी इसके अपोजिट। क्यों होगी? क्योंकि अगर सेम हो जाएगी तो धारा का मान बढ़ जाएगा ना, जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है। क्यों उत्पन्न हो रहा है? धारा के बढ़ने के कारण। तो ये धारा के मान को कम करना चाहता है। कम कैसे करेगा? विपरीत दिशा में बहेगी। जैसे यहाँ ये क्लॉकवाइज बह रही है, इसमें क्या बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज, जिससे क्या करे, जो आपकी मेन करंट है उसको वो अपोज कर सके। ठीक है। अब क्या होता है, तो इस कारण क्या हुआ, इसमें एक क्षणिक विक्षोभ उत्पन्न होता है। इसमें मतलब थोड़ी सी विद्युत धारा, हमारी प्रेरित धारा क्या होती है, बहने लगती है, और जिसकी दिशा क्या होती है, प्राइमरी कॉइल में बहने वाली धारा के विपरीत दिशा में होती है। और जब आप कुंडली को, ये तो दबाने पर हो गया, कुंजी को दबाने पर, जब आप कुंजी को छोड़ देते हो, तो फिर से इसमें क्या होता है, एक विक्षेप होता है। लेकिन अब जो विक्षेप की डायरेक्शन है वो पहले वाले के अपोजिट होती है। ऐसा क्यों होता है? जब आपने कुंजी को दबाना छोड़ दिया तो इस प्राइमरी कॉइल में धारा का प्रवाह बंद हो गया। यानी कि अब जो धारा है वो इस कॉइल में हमारी एक नियत मान से घटकर कहाँ पर आ गई, 0 पर आ गई। जब एक फिक्स वैल्यू से घटकर 0 पर आ गई तो इससे होकर जो हमारी फ्लक्स रेखा गुजर रही थी वो भी क्या हुई, एक फिक्स वैल्यू से घटकर कहाँ पर आ गई, 0 पर आ गई। जब 0 पर आ गई तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो लेंज के नियम से इसमें क्या होगी, एक करंट इंड्यूस होने लगेगी, और वो क्या होगी, इसका विरोध करेगी। अब आप इसमें धारा का मान घटा रहे हो तो ये धारा का मान घटने नहीं देगी, उसे बढ़ाने का प्रयास करेगी। बढ़ाएगी कैसे? उसी डायरेक्शन में बहकर। इसीलिए अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना। तो जब हम कुंजी को दबाते हैं तो ये बढ़ने का विरोध करता है, यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें धारा का मान अपोजिट हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी करंट, मुख्य धारा के अपेक्षा। और जब आप उसको दबाना छोड़ देते हो तब भी इसमें करंट इंड्यूस होती है, लेकिन अब धारा की दिशा वही है जो इसमें पहले मुख्य धारा की दिशा थी। ठीक, दोनों में समान दिशा में धारा बहने लगती है। तो इस तरीके से जब हम दो कुंडलियों को पास पास रखते हैं और किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और उस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो इस घटना को हम म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन प्रेरण कहते हैं। अन्योन प्रेरण में दो कॉइल्स को पास पास रखा जाता है और एक कॉइल में धारा के मान में परिवर्तन करती है तो दूसरी में प्रेरित धारा हमारी उत्पन्न हो जाती है। तो पहली वाली कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली, जिसकी धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, और जिस कुंडली में करंट हमारी इंड्यूस्ड होती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल यानी कि द्वितीय कुंडली। ठीक, तो ये हमारा हो गया अन्योन प्रेरण। इस अन्योन प्रेरण के इस पर ही बेस हमारी जो ट्रांसफार्मर होती है और जो इंडक्शन कॉइल बनती है वो इसी बेस पर बनती है। तो अन्योन प्रेरण की परिभाषा बच्चों आप लोग क्या लिखोगे, किन्हीं दो निकटवर्ती, नोट कर लीजिए, कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण, किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। मतलब एक कुंडली के धारा में जब आप परिवर्तन करोगे, धारा के मान को घटाओगे, बढ़ाओगे, या कुंजी को आप दबाओगे अचानक से या अचानक से छोड़ दोगे, तो क्या होगा, दूसरी कुंडली में करंट इंड्यूस्ड होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कुंडली को दबाएं और छोड़ने पर ही करंट इंड्यूस्ड हो। इसमें जो आपने रेजिस्टोर लगाया, जब इससे धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तब भी क्या होता है, इससे होकर जाने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है।
धारा के मान को घटाकर और बढ़ाकर भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हम कैसे निकालेंगे। हमने माना कि जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल में जो हमारी धारा बह रही है वो I1 है, और इससे होकर जो फ्लक्स जो है चुंबकीय फ्लक्स है वो हमने मान लिया φ2 है, और N2 φ2 हमने मान लिया इसकी फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो N2 φ2 होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। क्यों उत्पन्न हो रहा है, पहली वाली में बहने वाली प्रेरित धारा के कारण। तो जो चुंबकीय जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वो करंट के अनुक्रमानुपाती होती है। आप पहले ही पढ़ चुके हो। प्रोपोर्शनल को जब इक्वल में लिखोगे तो यहाँ पर m आ गया, ये m की वैल्यू हमारी क्या होगी, इस I को इसके नीचे ले जाओ, I1 को। ठीक, ये हमारा क्या है, यहाँ पर I1 है, I1 को इसके नीचे ले जाएंगे तो m इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। इस m को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, अब इस फॉर्मूले में अगर I1 की वैल्यू हम 1 कर दें तो यहाँ से अगर I1 बराबर आप 1 एम्पियर करोगे तो इस फॉर्मूले में रखने पर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जगह N2 φ2 अपॉन 1, यानी कि क्या हो जाएगा, ये N2 φ2 हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ की है कि यदि I1 बराबर 1 एम्पियर रखते हैं तो m इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन 1, यानी कि N2 φ2, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा N2 φ2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी एक कुंडली में अगर प्राइमरी कॉइल में अगर हमारी एकांक धारा बहती है तो जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की, द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। ठीक, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच m क्या है हमारा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, तो किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक सेकेंडरी कॉइल की या किसी एक कुंडली की चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यह परिभाषा आप लोग लिख सकते हो, हम फिर से बता रहे हैं या लिख दे रहे हैं। चलो, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक, अगर किसी एक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो दूसरी कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है वो इसके बराबर होती है, चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होती। अब अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो जो आप लोग को पता है बच्चों कि जो ई जो होता है वो माइनस का n डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी होता है। इससे पहले वाले वीडियो में आप जब देख चुके हैं फॉर्मूला। ठीक, तो जो द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। N2 को अंदर ले लो, N2 φ2 अपॉन डेल्टा टी, और जो N2 φ2 किसके बराबर है, Mi1 के बराबर है। हमने Mi1 डेल्टा टी लिख दिया, M को बाहर निकाल लिया, तो E इज इक्वल टू माइनस का M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, या M बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। या डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, और इसका मान अगर हम 1 एम्पियर पर सेकेंड कर दें और इसका मान अगर 1 वोल्ट कर दें तो जो M का मान होगा वो क्या होगा, हमारा 1 हेनरी होगा, क्योंकि 1/1 M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 यानी कि 1 हेनरी, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक, तो ये यहाँ से हमने 1 हेनरी की परिभाषा दी है बच्चों। तो जो अन्य प्रेरण गुणांक उसका मात्रक हेनरी होता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पीछे बताई कि डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी 1 एम्पियर पर सेकेंड के बराबर है, और E2 अगर 1 वोल्ट के बराबर तो 1/1 यानी कि 1 हेनरी हो गया। यहाँ से 1 हेनरी किसके बराबर होगा, 1 हेनरी की परिभाषा अगर देनी है तो हम कैसे देंगे कि अगर प्राइमरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर
धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान 1 हेनरी होगा। यदि प्राथमिक कुंडली में, नोट कर लीजिए, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर पर सेकेंड होने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट के बराबर है तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी के बराबर होता है। ये यहाँ से हमारी 1 हेनरी की परिभाषा होगी।